हेलो गाइस आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइस। तो आज की हमारी श्रृंखला है सीडीपी की, जिसमें हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं। सीडीपी के मॉक टेस्ट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा सीटेट आ रहा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो को मिस मत करना गाइस, ये जो प्रत्येक क्वेश्चन इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कि आपके टेट एग्जाम की जो सीटेट है गाइस उसमें आपकी सफलता के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हम इधर उधर की बात ना करते हुए अपनी क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि तो चलिए गाइस हम अपना सीडीएफ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। यानी कि जो प्राथमिक स्तर पर जो छोटे छोटे बच्चों की जो क्लास होती है उसमें जो टीचर है, तो टीचर की निम्न में से कौन सी विशेषता सबसे अच्छी मानी जाती है। तो शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, या धैर्य और दृढ़ता, या अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, या पढ़ाने की उत्सुकता। तो प्राथमिक स्तर पर क्या होनी चाहिए, एक टीचर में धैर्य और दृढ़ता होनी एक विशेष में क्या कहते हैं विशेषता मानी गई है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, या सामूहिक पाठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। तो इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा। यानी कि कोई टीचर है वो क्या करता है, प्रत्येक बच्चे को अब उनके हिसाब से बैठने के लिए उन्हें मंजूरी दे रखी है कि तुम जैसे चाहो वैसे बैठ सकते हो। तो कुछ बच्चे तो एक साथ इकट्ठे बैठते हैं और समूह चर्चा करके आपस में पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं तो वो एकदम चुपचाप बैठे रहते हैं और समूह पाठन नहीं करते। तो जो कि ये जो प्रणाली है और जो ये नीति है, तो वो जो कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ स्कूल के बच्चे होते हैं, तो इनके द्वारा जो ये नियम कानून लगाए गए हैं, तो वो क्या कहते हैं अभिभावक यानी कि हमारे माता पिता या जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें ये पसंद नहीं आता है। तो इस कमी से या इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो उस सबसे बेहतर तरीका क्या होगा कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उन्हें टीचरों पर विश्वास करना चाहिए कि अगर वो कुछ कर रहे हैं तो वो कुछ बच्चों की भलाई के लिए होगा, और अगर उन्हें फिर भी कोई समस्या है तो वो समस्या को उन टीचरों से उनकी चर्चा करनी चाहिए। या फिर अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। क्या करें, या फिर तो क्या जो प्रिंसिपल है उनसे बात करनी चाहिए, या फिर अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए, या अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो इसका सटीक आंसर क्या रहेगा, तो इसका सटीक आंसर होगा कि अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वो कैसा चिंतन होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, संवेदी प्रेरक अवस्था होती है। तो वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या होगा इसका आंसर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ये अवस्थाएं किसने दी थी गाइस, तो इन अवस्थाओं, ये जो बच्चों की जो 4 अवस्थाएं हैं, तो वो पियाजे ने दी थी। किसने, पियाजे ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मन का मानचित्रण संबंधित है। जो मन का मानचित्रण होता है वो किससे संबंधित है, तो मन का चित्र बनाने से, या साहसिक कार्यों को क्रिया योजना में, या फिर मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या फिर बोझ बढ़ाने की तकनीक से। तो जो मन का मानचित्रण होता है वो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना, या फिर महंगी और चमत्कार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, या कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, या फिर अक्षमताओं के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो जो विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी जो समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका होता है वो है कि अक्षमताओं के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों से सृजनात्मकता का पोषण करता है। यानी कि इनमें से वह कौन सा ऑप्शन है जो कि शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो पहला है कि विद्यालय से जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, या फिर प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं
एवं करने के अवसर उपलब्ध कराना, या फिर परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना, या फिर अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण करना। तो इसमें से कौन सा शिक्षार्थियों की सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो वो है कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं करने के अवसर उपलब्ध करना। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा मूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है? किसमें? अमूर्त संकल्पनाओं, यानी कि वो उन्हें दिख नहीं रही है फिर भी उस चीज़ के बारे में तार्किक चिंतन वो शुरू कर देता है। तो वो है संवेदी प्रेरक अवस्था है, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो जो क्या है, अमूर्त रूप से संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है बच्चा, वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 12 वर्ष से ऊपर के करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका आंसर होगा दूसरा। और गाइस इसमें ही हमारे 4-5 क्वेश्चंस मिल गए कि पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं? तो 4 अवस्थाएं दी हैं। और पियाजे ने कौन कौन सी अवस्थाएं दी हैं? तो संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर एक ही पियाजे के द्वारा जो संवेदी प्रेरक अवस्था है वो कितने से कितने वर्ष तक है। तो इस तरीके से गाइस इसमें एक ही क्वेश्चन में 6-7 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, यानी कि जो सीखना है वो समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक विभिन्न प्रकार की व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाए, या फिर कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, या फिर वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करके और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सीखने को समृद्ध बनाया जा सकता है यदि वास्तविक दुनिया को जो वास्तविक दुनिया के जो उदाहरण हैं उन्हें कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो इनमें से वह कौन सा कथन है, कौन सा ऑप्शन है जो कि सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो पहला है कि सीखना लक्ष्य उन्मुखी होता है, तो ये सही है। फिर है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, तो ये भी है। फिर है कि अधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, या फिर शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, या फिर केवल जो अध्यापक विद्यालय होता है वही एक सीखने की जगह है और कहीं भी सीखा नहीं जा सकता। तो जो ये कथन है चौथा, ये हमारा गलत कथन है। क्या ये सीखने की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रेय सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। तो गाइस इसका आंसर तो पहला ही हो गया और कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें बच्चे के रूप में पूरा बच्चे के लिए बताया ही गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के साथ संबंध नहीं है? तो इनमें से कौन सी अवस्था का क्या कहते हैं आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो वो शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, या फिर संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, या सानिध्य की आवश्यकता, या सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो इसमें से क्या हो जाएगा? जो कि बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के साथ संबंध नहीं है, तो वो किसका नहीं है? तो वो शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, इसका कोई संबंध नहीं है बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो वो कौन सा है संज्ञानात्मक विकास का? तो वो शवागार है, या विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण है, या घर है, या खेल का मैदान है? तो गाइस जो बच्चों के लिए क्या कहते हैं विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण सबसे अच्छी जगह होती है जहाँ पर बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? किसे? विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्न को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है, या फिर शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, या कक्षा में एकदम खामोशी, या फिर कक्षा में अधिकतर उपस्थिति। तो इनमें से वह कौन सा कथन है जो कि एक अभिप्रेरित यानी कि प्रेरित कहते हैं शिक्षण का संकेत माना जाता है? तो जो विद्यार्थियों के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो इनमें से वह कौन सा है जो कि बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो वह है कि वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, या फिर वह जो प्रभावपूर्ण एवं उच्च तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, या फिर वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, या फिर जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो जो एक बुद्धिमान बच्चा होगा वो कभी रटने की क्षमता नहीं रखेगा, वो उसे समझेगा, क्या करेगा, समझेगा। तो जो रटने वाली प्रवृत्ति है ये बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा चौथा। क्या है इसका आंसर, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं तो इसका श्रेय जाता है। तो इसका श्रेय किससे जाता है, यानी कि ये किसने कहा था कि जो बच्चे हैं वो अपने दुनिया के बारे में जो है वो क्या अपनी समझ को ही सृजन करते हैं। तो क्या किसने कहा, ये कोलबर्ग ने कहा है, या पेवलोव ने कहा, या स्किनर ने, या पियाजे ने। तो ये कथन का है पियाजे का। किसका, पियाजे का। पियाजे कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का ही सृजन करते हैं, यानी कि वो दुनिया को अपने नजरिए से ही देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। तो यह दर्शाता है, यानी कि कोई कृतिका है, कोई लड़की है, वो घर पर एकदम गुमसुम और चुप चुप रहती है, ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन वो विद्यालय में खूब बातें करती है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, तो कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है इसलिए, या फिर शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, या फिर उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, या फिर विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो इसका आंसर होगा कि जो विद्यालय है वो उसके जो कृतिका है उसके विचारों को मान्यता मिलती है। जो उसके विचार है वो विद्यालय में जो उसके विचारों को मान्यता मिलती है, इसलिए जो कृतिका है वो विद्यालय में ज़्यादा बात करती है और घर पर ज़्यादा बात नहीं करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है। तो कौन सा है, जो एक शिक्षक है उसे अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये कैसा है, तो ये कहते हैं मीडिया मनोवैज्ञानिक क्षेत्र का उद्देश्य है, या फिर सामाजिक दर्शन का, या शिक्षा मनोविज्ञान का, या फिर शिक्षा समाजशास्त्र का। तो जो ये उद्देश्य है गाइस, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का है। किसका, शिक्षा मनोविज्ञान का। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। तो जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें जो अभिप्रेरणा होती है वो किस लिए होती है, तो शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, या फिर पिछले सीखे हुए नए अधिगम को अलग करती है, या फिर शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, या शिक्षार्थियों में स्मरण शक्ति को पैदा करती है। तो जो सीखने की प्रक्रिया में गाइस जो अभिप्रेरणा होती है वो शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। जो सीखने के क्षेत्र में जो पाठ्यचर्या होती है तो वो शब्दावली किस ओर संकेत करती है, तो मूल्यांकन प्रक्रिया की ओर, या फिर विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, या फिर कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, या फिर शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो जो पाठ्यचर्या होती है वो शब्दावली किस ओर संकेत करती है, तो वो करती है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो जो छोटी कक्षाएं होती हैं, जो छोटे छोटे बच्चों की जो क्लासें होती हैं उसमें जो खेल पद्धति होती है, खेल के द्वारा जो खेल के माध्यम से जो सीखते हैं बच्चे, तो उसका मूल रूप से आधारित होती है किस पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या फिर शिक्षक पद्धति के सिद्धांत पर, या शिक्षण के समाज शोधीय सिद्धांतों पर, या फिर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। तो जो निचली कक्षा के जो शिक्षण होती है उसमें खेल पद्धति का मूल रूप से आधारित होती है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। क्या करता है, अनुक्रिया करता है। तो यह किसी से संबंधित है, जो पहला ज्ञान है उसी के साथ वो नई ज्ञान के प्रति अनुक्रिया करता है। तो कैसा है, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, या फिर सीखने का प्रभाव नियम, या सीखने का तत्परता का नियम, या फिर सीखने का सादृश्यता का नियम। तो ये किसी से संबंधित है, तो ये सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो इनमें से वह कौन सा संकेत है जो कि प्रतिभाशाली बच्चे का नहीं है। तो पहला है कि अभिव्यक्ति में नवीनता, या फिर दूसरों के साथ झगड़ा, या जिज्ञासा, या सृजनात्मकता विचार। तो सृजनात्मक विचार या जिज्ञासा, या दूसरों के साथ लड़ना, या फिर व्यक्तिगत अभिव्यक्ति में नवीनता। तो जो दूसरों के साथ झगड़ना होता है, दूसरों से लड़ाई करना होता है, वो क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उन्हें कैसी शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए? विशेष विद्यालय में या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, या विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, या फिर अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उन्हें भी अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। कैसी? समावेशी शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। तो किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो वो शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग से सचेत होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? तो जो डिस्लेक्सिया विकार है गाइस वो किससे संबंधित होता है? तो वो पठन विकार से संबंधित है। किससे? पठन विकार से। नेक्स्ट है कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। तो जो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया होती है तो उसमें बच्चों के माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? तो उन्हें अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। कैसे? अग्रोन्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो यह विचार किससे संबंधित है? तो जो कभी समाप्त नहीं होगा, निरंतर चलता ही रहेगा या सतत तो चलता ही रहेगा। तो ये किसका हो गया? निरंतरता का सिद्धांत हो गया। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो गया दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? तो जो सीखने का अंतःदृष्टि सिद्धांत है वो कोहलरवादी यानी कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? यानी कि जो किशोरावस्था होती है उसमें जो बच्चे होते हैं वो अपने समूह यानी कि अपने दोस्तों के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। किसमें? किशोरावस्था में। तो इसका आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट है कि बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है? तो स्किनर के द्वारा, या एरिक्सन के द्वारा, या पियाजे के द्वारा, या फिर कोलबर के द्वारा। तो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं किसने दी हैं? तो वो पियाजे ने दी हैं। किसने? पियाजे ने। तो इसका आंसर हो गया तीसरा। तो गाइस हमारी 30-30 की जो श्रृंखला है वो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ समझ आता है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।